नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी आपने शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर जरूर अपनी नजर डाली होगी। अभी काफी ज्यादा न्यूज जो है ये न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सक्रिय है। अब इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो दो जो मुद्दे हैं ये काफी प्रमुखता से अभी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ये कौन से मुद्दे हैं? तो एक आपने देखा होगा डीएलएड वर्सेस बीएड का मुद्दा। डीएलएड वर्सेस बीएड वाला जो मुद्दा है ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है जिसमें डीएलएड वालों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए पात्र माना गया है और बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए पात्र नहीं माना गया है। इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बैकग्राउंड पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दूसरा जो न्यूज है वो युक्ति युक्तकरण से संबंधित है। आपने सुना होगा कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जो है ये शिक्षा विभाग में अपनाने की बात कही जा रही थी। तो इस पे क्या प्रभाव डलेगा? यदि युक्ति युक्तकरण स्थगित हुआ है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके भर्ती प्रक्रिया पर? इन सारी चीजों पर हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, या सुप्रीम कोर्ट से अभी जो फैसला आया है इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि ये जो डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मुद्दा था ये प्रारंभ होता है जून 2018 से। जून 2018 में एनसीटीई, आपने नाम सुना होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इस संस्थान के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें बीएड वालों को पात्र माना जाता है प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएड वाले अभ्यर्थियों की भी भर्ती की जा सकती है, ऐसी एक अधिसूचना वर्ष 2018 के जून में एनसीटी के द्वारा लाई गई थी, जिसे बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद राजस्थान कोर्ट से यह मामला उठा था और उसके बाद मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को यह फैसला सुनाया गया। 11 अगस्त 2023 को यह फैसला सुनाया गया कि ये जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं और डीएड वाले अभ्यर्थी हैं केवल वही पात्र होंगे प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक के रूप में, यानी सहायक शिक्षक के रूप में जिसको हम जानते हैं, उस पद के लिए केवल डीएड और डीएलएड, डीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया। बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके संबंध में अप्रैल में एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 अप्रैल 2024 का ये कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रूल्स फेवर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट टीचर पोजीशन, यानी डीएलएड वालों को छत्तीसगढ़ में जब ये मामला चला तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भाई ये जो प्राइमरी एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर का जो पद होता है इसमें केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, बीएड वाले अभ्यर्थियों को यहां पर मान्यता नहीं दी गई थी। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो अभी इस बात का फैसला आया है कि अब इस फैसले को बरकरार रखा गया है, यानी हाई कोर्ट के द्वारा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको बरकरार रखा गया है और यह कहा गया है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन में डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको पात्रता होगी, जबकि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको इसके लिए पात्र नहीं माना गया है।
तो पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई है शायद उस शिक्षक भर्ती पर भी ये आदेश लागू हो सकता है। तो आगे देखिए, हालांकि अभी इसका अभी लिखित आदेश नहीं आया है कि आगे प्रोसीजर क्या होना है, पिछली भर्ती के बारे में क्या होगा, इसके बारे में भी अभी लिखित आदेश नहीं आया है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछली शिक्षक भर्ती पर इसका असर जरूर देखने को अपने को मिल सकता है। तो ये पहली न्यूज है जो कि बीएड वर्सेस डीएलएड की जो कहानी है उससे संबंधित है। अब दूसरा जो न्यूज है वो युक्ति युक्तकरण से संबंधित है। आपने सुना होगा कि युक्ति युक्तकरण एक प्रोसेस था जिसके माध्यम से स्कूलों को मर्ज करके शिक्षकों की संख्या को कंपनसेट करने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार इस पर बात करती आ रही है। जब राज्य सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हम 33,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करेंगे, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है ये इस फैसले को धीरे धीरे टालती आ रही थी। अब जब अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया, बहुत ज्यादा आंदोलन की धमकी दी गई, बहुत दिनों तक लोग आपने देखा होगा सड़कों पर भी उतरे थे, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा ये अभी फैसला लिया गया है कि युक्ति युक्तकरण के फैसले को फिलहाल स्थगित किया जाता है। हालांकि इसको रद्द नहीं किया गया है, इसको आप ध्यान देंगे, है ना, रद्द नहीं किया गया है, फिलहाल अभी इसको स्थगित किया गया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इससे क्या होगा सर? आप सभी को पता है कि युक्ति युक्त की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे ये इस प्रोसेस में होता क्या, आप इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कहीं पर आसपास में 2 स्कूल्स हैं, एक स्कूल में 65 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं और केवल 4 या 4 मान लीजिए शिक्षक हैं, यहां पर 4 शिक्षक हैं। दूसरी जगह मान लीजिए कोई स्कूल है जहां पर 15 बच्चे हैं और 1 शिक्षक है। तो युक्ति युक्त की प्रक्रिया के द्वारा, युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इन दोनों स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता। मर्ज करने पर बच्चों की संख्या 80 हो जाती और यहां पर जो शिक्षक हैं उनकी संख्या हो जाती 5। लेकिन ये तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण के रूप में बताया है। आप हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति देखेंगे तो वहां पर बच्चों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उस अनुपात में शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी से हमारा राज्य जो है ये जूझ रहा है। इसी बात को ध्यान में रख करके युक्ति युक्तकरण का बहुत ज्यादा विरोध किया गया। युक्ति युक्तकरण का विरोध करने के लिए बहुत सारे शिक्षक जो संगठन है वो सामने आए और नवीन शिक्षा भर्ती की बात वहां पर होने लगी। साथ ही जो पुराने शिक्षक थे उनके प्रमोशन को लेकर के भी बातें यहां पर हुई है और इसी से संबंधित एक मीटिंग आज हुई है। और ये जो मीटिंग है इसके संबंध में एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहां पर क्या कहा गया है, देखिए, सीजी टीचर मीटिंग, युक्ति युक्तिकरण को लेकर के डीपीआई और शिक्षक संगठनों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 11 संगठनों को आमंत्रित किया गया था। ध्यान रखेंगे, 11 जो शिक्षक संगठन हैं उनको आमंत्रित किया गया था इस युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पर अपना विचार बताने के लिए। आगे क्या हुआ, युक्ति युक्तकरण पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। बैठक में शिक्षक संगठनों से पूछा गया कि युक्ति युक्तकरण के किन बिंदुओं पर उनकी आपत्तियां हैं और किन बिंदुओं पर उनके सुझाव हैं। शिक्षक संगठनों की बातों को भी सुना गया। बैठक जो है ये लगभग 50 मिनट तक चली। इस दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रमुख नेता उपस्थित थे, जिसमें इनका नाम प्रमुख है। कुछ जो प्रतिनिधि थे उनका नाम यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद युक्ति युक्तकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं शिक्षक संगठन। यहां पर आप देख रहे हैं ये शिक्षक संगठन जो है ये युक्ति युक्तकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को एक साथ मर्ज किया जाना है। उनकी मांग है कि 2008 के सेटअप के अनुसार शिक्षकों की संख्या को बिना किसी बदलाव के बनाए रखा जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। उन्हें डर है कि शिक्षकों की संख्या में कटौती से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तो आप यहां पर ये न्यूज देख पा रहे हैं और यहां पर न्यूज यही है कि भाई
युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात यह आता है कि इसका शिक्षक भर्ती परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, अब चूंकि ये युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जो है इसको स्थगित किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फिलहाल शिक्षक भर्ती परीक्षा होने के आसार बढ़ गए हैं। अब यहां से राज्य सरकार पर यह थोड़ा सा दबाव जरूर बन रहा है कि वो शिक्षक भर्ती की कमी से जो हमारा राज्य जूझ रहा है, यहां पर नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। तो नए शिक्षकों की भर्ती आगामी समय में आपको देखने को मिल सकती है। और चूंकि यहां पर यह बात भी कही गई है कि अगर नवीन शिक्षा भर्ती के लिए जो प्रोसेस है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, तो 16 सितंबर से धरना प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे तरीके से दबाव बनाने का काम राज्य सरकार पर शिक्षक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आपके लिए न्यूज है कि शिक्षक संगठन आपके साथ है और वो कहीं ना कहीं आपके शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आगामी समय में देखने को जरूर मिल सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए, इन फैसलों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। तैयारी आप करते रहिए, हो सकता है वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये प्रक्रिया निपटती है, ये युक्ति युक्तकरण वाला मामला जैसे ही खत्म होता है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि ये जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द राज्य सरकार के द्वारा जारी करते हुए मिल जाएगी। तो आप इस तैयारी से लगे रहिए, आप बिल्कुल नेगेटिव मत होइए। सारे लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग वैकेंसी लाने के पीछे लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार से ये वैकेंसी आपको कुछ समय में देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। जो भी सिलेबस है, जो भी आपके पठन सामग्रियां हैं, उन सभी से निरंतर जुड़े रहें। आप छोड़िए मत तैयारी करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तैयारी छोड़ देते हैं और उसके बाद अचानक वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने पर फिर हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। हालांकि पोस्ट बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी से यदि आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही पॉजिटिव होगा। आपकी तैयारी सुदृढ़ करके रखिए ताकि कभी भी वैकेंसी आए, हो सकता है आपको 6 महीने के बाद दिखे, हो सकता है आपको 8 महीने के बाद दिखे, लेकिन आपको एक प्रॉपर एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करने के लिए इतना समय तो लगता ही है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपको इतना डेट मिल ही रहा है, इतना टाइम मिल ही रहा है, तो क्यों ना इसको पढ़ने के लिए यूटिलाइज किया जाए। आप अपनी तैयारी में लगे रहें। और वैसे भी अभी आगामी समय में जिनका सीटीईटी तैयार नहीं हुआ है, सीटीईटी क्लियर नहीं हुआ है, या सीजीटीईटी जिनका क्लियर नहीं हुआ है, आपके पास ये टाइम है कि आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है आप उसको क्लियर कीजिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपके पास एक रास्ता खुल जाता है कि हम शिक्षक की वैकेंसी यदि आती है तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए और कहीं ना कहीं हम आपके साथ निरंतर जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। वो एमसीक्यू के माध्यम से हो सकता है, वो किसी अन्य माध्यम से, मैराथन क्लास के माध्यम से हो सकता है। हम आपसे निरंतर जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी को ब्रेक नहीं होने देंगे, लेकिन साथ में आपको भी ये प्रयास करना है कि आप अपनी तैयारी को खुद सुदृढ़ करें। आप यदि खुद पीछे हटेंगे, खुद ही निराश होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको आपके मनोबल पर दिखेगा। और वैसे भी मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती का सिलेबस इतना है कि आप उसके माध्यम से व्यापम के किसी अन्य एग्जाम को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो आप शिक्षक भर्ती में पढ़ते क्या है। शिक्षक भर्ती में अगर मैं एकदम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप गणित शिक्षक भर्ती में भी पढ़ते हैं, व्यापम के अन्य एग्जाम में भी होता है। हिंदी आप शिक्षक भर्ती में भी पढ़ते हैं, व्यापम के अन्य एग्जाम में भी है। आप पढ़ते हैं अंग्रेजी, शिक्षक भर्ती के एग्जाम में है, तो सर वहां भी तो है अन्य एग्जामों में। व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ये पार्ट तो रहेंगे ही। कंप्यूटर आप देखिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में है तो वहां भी है। आप
दूसरा सेक्शन देखिए, जैसे सामान्य ज्ञान का आप सेक्शन देखेंगे तो इतिहास आपको मिलेगा, यहां भी है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। यानी सामाजिक अध्ययन वाला जो सेक्शन है वो जहां दूसरी तरफ है तो सर व्यापम के अन्य एग्जाम में भी तो है। अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा। आप डिमोटिवेट नहीं होंगे कि भाई हम चलो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं आ रही है तो दूसरी वैकेंसी आ रही है। और हो सकता है जैसे अभी आपने अभी जस्ट सुना होगा कि आबकारी आरक्षक का पद आने वाला है, आप उसकी तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम निकलना ना निकलना वो अलग बातें हैं, लेकिन सर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखने और अपनी तैयारी को आंकने का तो काम वहां से कर सकते हैं ना। तो आप जितना हो सके पढ़िए। आप इस तैयारी से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, और नेगेटिव होना इस उम्र में मेरे हिसाब से अपराध है। हालांकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसमें हम जाने अनजाने में नकारात्मकता की ओर झुक जाते हैं। होता है ऐसा, कई बार हमारे साथ भी हुआ है। हम भी तो इतने साल से एग्जाम दिए, कई बार एग्जाम दिए, कई बार असफल हुए। और असफलता, लेकिन दोस्त असफलता कभी भी आपको असफल नहीं करती है। असफलता हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है, यदि आप सीखना चाहे तो। यदि आप सीखना चाहे तो हर असफलता आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगी, और वही जो कुछ दे करके जा रही है वही आपके सफलता की सीढ़ी बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है वो आपको व्यापम के अन्य एग्जाम में भी हेल्प करने वाली है। पर्यावरण आप पढ़ते हैं तो पर्यावरण भी तो काम आना है, आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस भी तो काम आना है। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के जो सब्जेक्ट आप साइंस में पढ़ते हैं वो सब के सब वहां पर मिलेंगे आपको। अभी जैसे हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान एक सेक्शन जोड़ा गया है, वो सेक्शन आप सीडीपी में लगभग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य एग्जाम में भी आपको यही सिलेबस काम आने वाला है। और मैं तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से बोलता भी हूं कि आपका सिलेबस इतना है ना जितना व्यापम के किसी और एग्जाम का सिलेबस नहीं होता है। किसी और एग्जाम का सिलेबस इतना नहीं होता जितना शिक्षक भर्ती में है। शिक्षक भर्ती में गणित के ऐसे ऐसे हिस्से जुड़े हुए हैं जो व्यापम के अन्य एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आपको हिंदी के ऐसे ऐसे सेक्शन मिलेंगे जो अन्य एग्जाम में व्यापम के नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे हिस्से हैं जो आप अतिरिक्त रूप से यहां पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती का सिलेबस तैयार कर रहे हैं तो वो सिलेबस तो ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो रहा है ना। आप इस बात को समझिए। यदि आप यही सोचते रहेंगे कि सर शिक्षक भर्ती आएगी तभी हमारा जीवन चलेगा, तो भाई समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अनुरोध करते हैं सरकार से कि आप शिक्षकों की भर्ती करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राज्य में शिक्षक जो है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए इनका इंतजार करते हुए। लेकिन फिर भी आप अभ्यर्थी ही यदि निराश हो जाएंगे, आप रास्ता नहीं खोजेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही पक्षघात हो जाएगा, ये आपके ही लिए ही नेगेटिव चला जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, और तैयारी करते करते ही आपका दूसरा एग्जाम भी तैयार होगा। इस बात को पॉजिटिव वे में लेकर के आपको चलना है। तो यही सारी न्यूज मुझे आपको पहुंचानी थी कि भाई ये जो दो फैसले हैं ये कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप, आशा करता हूं कि यहां से जो पॉजिटिव चीजें निकल करके आई हैं आप उनको समझेंगे, आप उनको सीखेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाने वाला मार्ग है। तो आप यहां से ये सोचिए कि हम अपनी तैयारी को आगे एक कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चीजें हमारे पॉजिटिव में हो रही हैं। बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी थोड़े से निराश होंगे, लेकिन निराश होने की बात नहीं है यार। आप तो सहायक शिक्षक के लिए नहीं तो ठीक है, शिक्षक के लिए तो आप पात्र हैं, और शिक्षक के बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो यहां से आप बीएड वाले अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप शिक्षक में अप्लाई कीजिए, वहां पर बहुत सारे पद होते हैं, वहां पर आप कॉम्पीट कीजिए। वैसे ही डीएलएड और डीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षा यानी सहायक शिक्षक वाले जो पद हैं उसके लिए आप मान्य हो गए हैं, वहां पर आप दे सकते हैं एग्जाम। तो कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज है यहां पर। एक तरीके से देखा जाए तो बीएड वालों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक, लेकिन मैं कहूंगा इसको पॉजिटिव वे में देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कहीं ना कहीं यह शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का ही फैसला होगा। ऐसी हमारी मान्यता है कि जो
सरकार कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कहीं ना कहीं राज्य के हित में होता है। तो हम इस मंतव्य को, सुप्रीम कोर्ट के इस मंतव्य को मानते हैं और ये आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी तैयारी में बने रहें, और तैयारी यदि आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिलेगी ही। चलिए, तो यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। युक्ति युक्तकरण और बीएड डीएड वाला जो मामला था, ये आप तक पहुंचाना था। अब इसी से संबंधित एक, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर, शिक्षक भर्ती की तैयारी हमको यदि कंटिन्यू बनाए रखनी है या सीटीईटी की हमको तैयारी आगे करनी है, तो हम उसके लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें। तो आप सभी के लिए सीटीईटी और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसको ध्यान में रख करके हम एक बैच प्रारंभ करने वाले हैं 10 सितंबर 2024 से। ये बैच शाम की बैच होगी 5:30 से लेकर के 8:30 बजे तक, और ये जो बैच है ये रायपुर के सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में आयोजित की जाएगी। यानी ये जो बैच है ये सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में चलेंगी, और शाम की बैच है 10 सितंबर 2024 से प्रारंभ होने वाली हैं। आप सभी को पता है कि जैसे पहले की बैचेस चलती थी वैसे ही ये बैच भी, हर बैच की तरह ये बैच भी आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड मोड पर उपलब्ध होंगी। यानी अगर आप इस बैच को ऑफलाइन परचेस करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो आपने क्लास में पढ़ा है वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप इसको ऑनलाइन मोड पर परचेस करते हैं, जो दूरस्थ अभ्यर्थी हैं, जो रायपुर सिटी प्लाजा में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड पर लेने पर भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे, हर क्लास के आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां मुझे आपको देनी थी। वही सारे शिक्षक जो आपको शुरू से मार्गदर्शन करते आए हैं, शुरू से आपको पढ़ाते आए हैं जिन सब्जेक्ट्स को, वही सारे शिक्षक आपको आगे भी पढ़ाएंगे। तो ये जानकारियां मुझे आपसे शेयर करनी थी। आपको अगर इस बैच से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0771 43 45 531, या और एक नंबर मैं आपको बता दूं 9617702861। आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके इस बैच की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।